डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे वायु फोटो व्याख्या की विधि। वायु फोटो व्याख्या की विधि कौन से मेथड हैं हम जिनके द्वारा वायु फोटो की व्याख्या जो करते हैं। वैसे तो आपको अंदाज़ा हो गया आधार कर लिए हमने, प्रभावित करने वाले कारक कर लिए, तत्व कर लिए, तो उन्हीं से मिलता जुलता है और काफ़ी सारी बातें इसमें क्लियर भी हो गई हैं। लेकिन एक विधि जो बता रखी है, क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग हमने लिखना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं वायु फोटो व्याख्या की विधि। हमने देखा भाई हमारी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी को जो हम 3D टाइप है जो देखते हैं, थ्री डायमेंशनल, यानी कि उसकी ऊंचाई भी है, गहराई भी है, लंबाई भी है, तो उस आधार पर हम उसको जानने का जो प्रयत्न करते हैं। और उसके ऊपर बहुत सारे जो तत्व हैं और उन तत्वों का एक प्रक्रिया है, या उसकी एक वितरण है। उस वितरण को हम क्या करते हैं, प्रतिरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरूप है जो कहते हैं, यानी कि जो वस्तुएं जो फैली हुई हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो फोटो लिया गया उन सारी की सारी वस्तुओं को जो इकट्ठा करते हो तो उसको कहते हैं प्रतिरूप कहते हैं। तो इन्हीं प्रतिरूप के आधार पर दो प्रकार की विधि है जो होती है इसकी वायु फोटो की व्याख्या की। तो सबसे पहली है प्रतिरूप की पहचान करना। प्रतिरूप की पहचान करना, प्रतिरूप की पहचान करना, जिस प्रकार से आपने अभी आधार में देखा तो किस प्रकार से उसकी पहचान की जाए। और दूसरी फिर क्या करना, उसकी व्याख्या करना, प्रतिरूप की व्याख्या करना। ठीक है, पहले हमने पहचान लिया प्रतिरूप किस प्रकार का है, फिर उसकी व्याख्या कर दी। भाई जैसे एक पर्वत है, हमने देखा भाई ऊंचाई ज़्यादा है, भाई है क्यों, ऊंचाई क्यों ज़्यादा है, किसकी ऊंचाई इस प्रकार से ज़्यादा और नुकीला किस प्रकार से होता है, तो उसकी फिर हमने व्याख्या कर दी। एक नदी और नहर में अंतर बताना है, तो हमने देखा भाई प्रतिरूप की पहचान तो कर ली, भाई हाँ उसी प्रकार का दिख रहा है, लेकिन हम वहाँ पर उसकी व्याख्या कैसे करेंगे। हम देखेंगे भाई पहचान में उसकी भाई लंबाई बहुत बड़ी है, उसकी चौड़ाई ज़्यादा है और गहराई ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो, और उसमें काफ़ी सारे वलय है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नदी कह सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हुई व्याख्या होगी, इसी प्रकार से हम बताएंगे। नहर में इसी प्रकार से अंतर बता देगा, वो कम गहरी होगी, वो ज़्यादातर सरलरेखीय रूप उसका लेता हुआ मिलेगी, तो उसको हम इस प्रकार से उसको बता सकते हैं। तो प्रतिरूप की पहचान और प्रतिरूप की व्याख्या, ये इस प्रकार से हम उसकी दो विधियाँ जो मान जाती है। लक्षणों की पहचान करना और उनकी व्याख्या करना, ये इसके लिए हमें काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, या उसको अनुभव की ज़रूरत है, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है वे किस प्रकार से उन भौगोलिक तत्वों को, सांस्कृतिक तत्वों को हम पहचान कर सके। तो उनकी पहचान और जो व्याख्या जो करते हैं हम, वो हम निम्न तरीक़ों से करते हैं। उनको हम इन विधियों के अंदर, दोनों विधि हैं ये, तो उनमें ये तत्व जो आ जाते हैं, उनमें सबसे पहला जो, जैसे पहला जो ज्ञात करने का है स्थलाकृतिक, स्थलाकृति। अब स्थलाकृति की पहचान और व्याख्या किस प्रकार से की जाए। अब स्थलाकृति कुछ जैसे प्राकृतिक स्थलाकृतियाँ हैं, कुछ पर्वत, पठार, मैदान, ये कई बार मैंने बता भी दिया आपको। भाई उसकी किस प्रकार की संरचना होगी, हम किस प्रकार से उसको व्याख्यात कर सकते हैं, वो सारे के सारे तत्व इसकी व्याख्या विधि का ये तत्व आ जाएगा। भाई स्थलाकृति किस प्रकार की है, हम वायु फोटो से पता कर सकते हैं। भाई यदि ज़्यादा ऊंचाई वाली है तो वो पर्वत हैं, थोड़ी सी कम है पहाड़ी हैं, और उससे भी कम और सपाट है तो पठार हैं, और उससे भी कम है और बहुत लंबा क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है, तो उसको हम मैदानी क्षेत्र बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये स्थलाकृतिक पहचान इस प्रकार से हम उसकी कर सकते हैं। तो ये पहला तत्व है जो इसका व्याख्या की विधि का जो वो हो सकता है स्थलाकृति का। भाई इसमें पर्वत, पठार, मैदान, इनकी हम मुख्यतः ये कह सकते हैं, या कटक हैं। जैसे कि आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था हमने, हमारे अंध महासागर के बीच में एक कटक है पूरी, ठीक है ना, एस के आकार का है, और वो बिल्कुल एस के आकार की जो वो मानी जाती है। इसी प्रकार से हमारे प्रशांत महासागर में भी काफ़ी सारी कटकें पाई जाती है, या द्वीप पाए जाते हैं, वो द्वीप किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, तो वो सारे के सारे स्थलाकृतिक तत्वों में आ जाते हैं। दूसरा भैया आगे नेक्स्ट, जल का प्रवाह। जल का प्रवाह, प्रवाह का मतलब वो जल किस प्रकार से जा रहा है, ठीक है, उससे संबंधित तत्व भाई प्रवाह के तत्व। अब मैंने उदाहरण दिया था, एक नहर है और एक नदी है, वो इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट बैठेगा। भाई जल का प्रवाह किस प्रकार का है, एक तो जल बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, बहुत बड़ी जलराशि है,
तो उसको हम सागर महासागर भी बोल सकते हैं भाई, ठीक है। उसकी कोई निश्चित दिशा है और वो उस साइड में जा रहा है, जाता हुआ प्रतीत है, यानी कि लहरें इस प्रकार से उस दिखती हों, ठीक है। और एरिया इस प्रकार का है और एक बहुत बड़ा क्षेत्र है इस प्रकार का। हो सकती है जलधाराएं उसमें चल रही हों, एक दिशा हो, लेकिन क्षेत्र बड़ा है, तो उसमें हम नदी और महासागर में अंतर प्राप्त कर सकते हैं भाई। और इसी प्रकार से नहर भाई, उसमें भी अंतर प्राप्त कर सकते हैं। तो जल के प्रभाव किस प्रकार से है, किस दिशा में जा रहा है, ठीक है, तो उससे हमें पता लग जाता है भाई वो एक प्राकृतिक जल राशि है या फिर मानवीय है भाई, ठीक है, या फिर नदी है, और नदियों में भी बड़ी है, छोटी है, सहायक नदियां हैं, वो सारी की सारी हमें उस वायु फोटो से जो पता चल जाता है। इसी प्रकार से तीसरा है जो चट्टान, ये मैंने पहले भी बता दिया, चट्टाने एक तत्व है। 3 प्रकार की चट्टानें मैंने आप लोगों को बताया, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आग्नेय चट्टानें मूल चट्टानें हैं, प्राकृतिक चट्टानें हैं, उसमें कोई खनिज मूल रूप से मिलेगा और उसका जो टेक्सचर होता है, गठन वाले में बताया था मैंने अब पीछे, तो उसमें जो उसका टेक्सचर होगा वो भिन्न मिलेगा अवसादी चट्टान से भी और कायांतरित चट्टान से भी, ठीक है। अवसादी चट्टान में क्या होगा, वो टूट फूट करके डेरिवेशन के कारण जो आग्नेय चट्टानें वो बन जाती हैं, उसमें बड़े बड़े कंकड़ के कण भी मिलेंगे और रेत मिट्टी भी मिल सकती है, बिल्कुल जो अपनी भूमि ऊपर वाली है, वो भी एक अवसादी चट्टान का उदाहरण है। तो इन रूप में मिल सकती है। लेकिन तीसरी जो चट्टान है वो कायांतरित चट्टान है, उसमें जीवाश्म मिलते हैं, तापमान दबाव के प्रभाव के कारण उसका रंग, संरचना सब कुछ चेंज हो जाता है। तो उससे हमें पता चल जाता है भाई ये चट्टानें कौन सी हैं, और उस क्षेत्र में जो चट्टान मिलेगी उसकी व्याख्या उसके संदर्भ में जो उस वायु फोटो की कर दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करते हैं आगे। ये मैंने बताया दिया भाई स्थूल चट्टानें कौन सी हैं, वो शुरुआत वाली बताई मैंने। आग्नेय ग्रेनाइट चट्टान है जैसे कि, ठीक है। ज्वालामुखी चट्टान है, ज्वालामुखी चट्टान से कैसे पता चलेगा भाई, जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होगा ना, उसके ऊपर जैसे कि हमारे दक्षिण भारत में यदि देखें काली मिट्टी मिलती है, ठीक है, तो वो मुख्य विशेषता है, गहरापन उसमें मिलेगा। और काली मिट्टी में यदि दरारें पड़ रही हैं बड़ी बड़ी, तो उससे और भी ज़्यादा पहचान हो जाती है। क्यों? क्योंकि काली मिट्टी जब पानी उससे सूख जाता है तो बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं उसमें। तो ये उसके पहचानने का एक लक्षण है भाई। वायु फोटो में चट्टानों के टेक्सचर से हमें पता चल जाता है भाई ये इस प्रकार की सतराकृतिक में इस प्रकार की चट्टानें जो वो पाई जाती हैं। बलुआ पत्थर है, रेत है, तो ये सारी इस प्रकार की पहचान है जो उनकी अलग अलग से टेक्सचर है जो उसका दिखेगा, वो हम उसकी पहचान कर पाएंगे। इसी प्रकार से संरचना, ये वो आ गया, उसकी संरचना किस प्रकार की है, हमारी जो स्थलाकृति है उसकी संरचना किस प्रकार की है भाई। गुंबद के आकार का है, एक इस प्रकार का दिख रहा है, ठीक है, एक बिल्कुल सपाट दिख रहा है भाई, ठीक है। तो ये इसकी संरचना बता रहा है। हमारी जो हिमालय पर्वत है या अन्य जो पर्वत है उनकी जो मोड़दार अपनति और अवनति वो किस प्रकार की है। लहरदार पर्वत भी मिलते हैं, पहाड़ियों में डिजाइन अलग मिल जाता है, ठीक है। तो वो संरचना किस प्रकार की है, वो तत्व भी हमें इसकी क्या नाम है वायु फोटो की व्याख्या विधि का जो एक तत्व है जो वो माना जा सकता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है जो, जैसे कि इसमें संरचना में ये बता सकते हैं हमारे बहुत सारे जो तत्व हैं, जैसे कि हमने दूसरे सेमेस्टर में पढ़ा था नदी का कार्य, नदी के अपर्दन से, नदी, वायु, हिम नदी, ठीक है, जो जल महासागरीय जो पानी है, महासागरीय पानी है जो, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है जो काष्ठ स्थलाकृतियाँ, तो उनके द्वारा बनने वाली जो आकृतियाँ हैं वो उसकी संरचना बताएगी भाई यहाँ पर कौन सा प्रारूप है वो ज़्यादा इफेक्ट उस स्थलाकृति को कर रहा है। यानी कि जैसे नदी से संबंधित वहाँ पर आकर जलोढ़ पंख मिल गए, वी आकार की घाटी बन गई, गोकुर झील बन गई, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर नदियाँ कार्य कर रही है। वायु, यदि वहाँ पर रेत के टीले, बरखान, स्तूप वो मिल गए, तो यारडांग मिल गए, तो वहाँ पर क्या होगा, वायु। यू आकार की घाटी मिल गई, महाखंड मिल गए, तो वहाँ पर हिम नदी है। महासागरीय वे लैगून झील मिल गई वहाँ पर, या फिर लघु निवेशिका मिल गई, ठीक है, इस तरह की आकृतियाँ मिल गई। महासागरीय जो जलधाराएँ हैं या सागरीय जो जल है वो मिल जाएगा। काष्ठ आकृतियाँ में वहाँ पर मिल जाएंगे, रंध्र मिल जाएंगे, गोल रंध्र मिल जाएंगे, युवाला मिल जाएगा, ठीक है, ये इस प्रकार की आकृति मिलेगी। तो वो संरचना बता देगी हमें भाई किस प्रकार का तत्व यहाँ पर ज़्यादा प्रभावी है,
तो वो उससे देखने को मिलता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है जो मृदा के तत्व, पांचवा है जो मृदा के तत्व। मृदा के तत्व, अब मृदा जो हमारी वो कई प्रकार की है, पढ़ी थी नहीं हमने मृदा। तो मृदा के तत्व उसी आधार पर प्रकार में हमने बताया था भाई लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी में किस तत्व की दिखता है, लोहे की दिखता है। इसी प्रकार से पीली मिट्टी में भी लोहा है, और काली मिट्टी उसमें भी लोहा है, लेकिन वो क्या है, ज्वालामुखी यानी कि तापमान के कारण है जो वो उसके अंश जो जल गए, तो हमें मृदा के तत्व वो बताते हैं। इसी प्रकार से जिस मृदा में जो खनिज है उस खनिज की अधिकता वो बता देगी भाई इसमें ये फलां खनिज है जो पाया जाता है, भाई इसमें नमक है, जिप्सम है, या फिर उसमें कोयला है, या फिर जो प्राकृतिक और अनेक प्रकार के घटक है, अबरक है, ठीक है, मैग्नीज है, ये सारे के सारे जो तत्व हैं वो उसके जब वायु फोटो जब लिया जाएगा उसके द्वारा जब उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब छोड़ी जाएंगी वो परावर्तित होकर ऊपर भेजेंगी और उसका रंग है जो वो निर्धारित कर देंगी। उस रंग के आधार पर हम उस मृदा के तत्व का पता प्राप्त कर लेते हैं और उससे पता चल जाएगा भाई फलां क्षेत्र का ये वायु फोटो जो जहाँ लिया गया है वहाँ पर इस प्रकार की मृदा जो पाई जाती है या इस प्रकार की मृदा में ये तत्व है जो पाए जाते हैं। इसलिए हमारे लिए व्याख्या की विधि में आसान है जो वो बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट है जो इसमें मैंने संरचना में बताया था भाई यू आकार की, वी आकार की, तो मृदा के तत्वों में ये भी लिख सकते हैं, इसमें भाई आ जाएगा ये। नेक्स्ट है जो आगे नेक्स्ट एक भी दे भी दिया इसी जुड़ता हुआ अपर्दन के प्रक्रम, मैंने बता दिया वैसे इसमें उसमें भी आ जाएगा और इसमें भी, दोनों में लिख सकते हो आप लोग। छठा ये पॉइंट अपर्दन के प्रक्रम, वो मैंने बताया था नदी, वायु, ठीक है, महासागरीय जल, काष्ठलाकृतियाँ, हिम नदियाँ, वो किस प्रकार की आकृतियाँ बनाती हैं वो सारे के सारे अपर्दन प्रक्रम में आ जाएंगे। बरखान बनाए, स्तूप बनाए, यार्डिंग बनाया, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, ठीक है, लैगून झील या फिर गोखुर झील, ये सारी की सारी अपर्दन के प्रक्रम बताएंगे भाई वहाँ पर कौन सा प्रक्रम है जो ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है या फिर है वहाँ पर, इस प्रकार से उसको देखा जा सकता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट कुछ तट रेखाएँ हैं, सातवां है तट रेखाएँ। तट किसका होता है भाई, समुद्र का भाई। अब समुद्र की तट रेखाएँ कोई इस प्रकार की है, कोई इस प्रकार की है, यहाँ पर जल दिखाई देता है, ठीक है, कोई किसी प्रकार की, अलग अलग नाम इसको दिया गया है। तो उस नाम से हम यदि इस प्रकार की आकृति है तो हम पता कर सकते हैं भाई ये फ्योर्ड तट है या सामान्य तट रेखा है या प्रवाल भित्तियों वाली है, तो उसको देखा जा सकता है। जैसे कि तट रेखाओं में जैसे कि मैदानी तट रेखा, मैदानी तट रेखा, तो इसमें क्या मिलेगा, एक बीच मिलेगा जिस प्रकार से ये है, ठीक है, यहाँ पर रेत वगैरह जो भी है और ये फिर पानी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की इसकी आहिस्ता आहिस्ता से इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी मैदानी क्षेत्र की और ये इस साइड गहराई बढ़ती जाएगी, तो इस प्रकार का तट मिलेगा, उसको कहते हैं मैदानी तट रेखा। तो उससे हम यदि वायु फोटो में इस प्रकार की है तो वहाँ पर हम ये लगा सकते हैं भाई एक मैदानी क्षेत्र है और वहाँ पर कोई महासागरीय राशि है और ये मैदानी तट रेखा वहाँ पर बनती है, तो इसकी पहचान हो जाती है। दूसरा है फ्योर्ड तट, फ्योर्ड भी बोल देते हैं, फ्योर्ड तट भी बोल देते हैं। तो इनकी पहचान क्या होगी, तट है जो कटा फटा मिलेगा और साथ में क्या है, कई जगह जो जैसे कि नदी गिरी, हिम नदी सॉरी, तो वहाँ पर किसके भाई जो साथ में हिम नदियों के अंदर जो बहती हुई बर्फ़ है जो वो आकर इसमें बड़े बड़े हिमखंड है जो आकर मिल जाते हैं, ये बड़ी पहचान है जो उसकी मिलती है। और कटा फटा तट है जो वो मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि हिम नदियों के कार्य के द्वारा जो ये कट गया है, इसलिए उसको तट को क्या कहते हैं, फ्योर्ड तट है जो उसको बोलते हैं। भृंगुएं मिलेंगी, जलप्रपात मिल सकते हैं इसमें क्योंकि नदी ऊपर से गिरेगी, ठीक है, तो वो उस क्षेत्र को बोला जाता है। इसी प्रकार से प्रवाल भित्तियों वाला तट भाई तीसरा है, इसी के अंदर है सातवां तट रेखा में प्रवाल। प्रवाल मैंने बताया था भी एक जीव है, तो वो जीव क्या कर देते हैं, इकट्ठे होते हैं भाई, भित्तियाँ, भित्ति मतलब होती है दीवार, ठीक है। तो प्रवाल एक जीव है, वो जीव मरता है, मरने के बाद एक जगह इकट्ठा होता है, कई बार वो इकट्ठा होता है वहाँ कई जो जीवित है वो भी उसके नीचे दब जाते हैं और एक बड़ी भित्ति यानी कि दीवार सी टाइप है जो बन जाती है, तो वो प्रवाल भाती है, भित्तियाँ जो है वो एक तट रूप ले लेती है महासागरीय क्षेत्र में, तो वो तट हो गया भाई, ठीक है। छोटे छोटे जो प्रवाल है वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है इसका, तो बिल्कुल एक बड़ी चट्टान है जो इस प्रकार की बन जाती है, बड़ी लंबी रेखा सी, उसको फिर तट रूप में जो बोला जा सकता है। इसी प्रकार से खाड़ी तट रेखा भाई, खाड़ी सुनी होगी आप लोगों ने, खाड़ी गहराई होती है उसकी, खाड़ी तट रेखा, ठीक है।
तो वो हो जाएगी। इसमें आप लोग खाड़ी तट में कोई नदी है, उसमें गिर रही है, उसका ज्वारनमुख है, यानी कि नदी जैसे कि हमारी क्या नाम है नर्मदा और ताप्ती है, दो नदियां हैं वो ज्वारनमुख बनाती है, तो वो घाटी खाड़ी है जो वहाँ पर बन जाती है। ठीक है, तो उस प्रकार की तटरेखा जो बनती है, तो 4 प्रकार इसमें आ जाते हैं तटरेखाओं का, जो हमें ज्ञान हो जाता है इसकी वायु फोटो में भी किस प्रकार की दिखती हैं वो, तो हम अनुमान लगा लेते हैं भाई इस प्रकार की तटरेखा है। और ये तटरेखा कहाँ पर जाती है, यदि हम वास्तविक रूप से देखें भाई विश्व के इस भाग में जो पाई जाती है, तो ये फोटो उस क्षेत्र का होगा, ऐसा पहचान है जो हम उसकी कर सकते हैं। तो इसके बाद है जो नेक्स्ट 8वां जो पॉइंट है वो आ गई वनस्पति भाई। 8वां है वनस्पति। अब वनस्पति में भी 2 प्रकार की होगी, प्राकृतिक और अप्राकृतिक, या मानवीय कह सकते हैं। मानवीय में अपनी सारी कृषि फसलें आ जाएंगी। अब प्राकृतिक में भी मैंने पहले भी बताया आपको, भूमध्य रेखीय वनस्पति किस प्रकार की होगी, सदाबहार वन मिलेंगे और बहुत गहरे और लंबा ऊंचाई वाले लगभग 30 से 70 मीटर ऊंचे वृक्ष मिलेंगे और विभिन्नता मिलेगी, और बिल्कुल एक कनोपी टाइप है जो उसके ऊपर मिलती है, बिल्कुल हरे भरे है जो वो दिखते हैं। और इसके बाद आगे जब अक्षांशीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर मानसूनी वन आ जाएंगे, वो क्या हो गए, पतझड़ वन भी कहलाते हैं। इसी प्रकार से फिर शीतोष्ण कटिबंधीय वन भी, और वो भी 2 प्रकार के, सदाबहार भी हैं और पतझड़ वन भी है। ठीक है, जहाँ पर वर्षा होती है अच्छी, यानी कि मानसूनी से नेक्स्ट, तो वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलेंगे, और उससे नेक्स्ट बढ़ेंगे पतझड़ वन मिल जाएंगे। ठीक है, और जितने भी ये इस प्रकार के हैं कठोर विपरीत परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं, वो कठोर लकड़ी के होते हैं, आपको पता है, तो उनकी विशेषताएं जो अलग प्रकार की पाई जाती है, तो उनसे हम वायु फोटो से भी उसकी पहचान कर सकते हैं भाई किस प्रकार की। यदि बिल्कुल ग्रीन है और बड़ी आकृति है तो उसका मतलब क्या है भाई, ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के क्षेत्र के आसपास मिलेगा। ठीक है, ऊंचाई भी है, गहराई ऊंचाई इतनी नहीं है लेकिन ग्रीन है बिल्कुल वो, तो शीतोष्ण कटिबंधीय लगभग 45 से लेकर 70 डिग्री अक्षांशों के बीच वो पाए जाएंगे। इसी प्रकार से यदि मानसूनी है भाई, पतझड़ बना एक ऋतु में वर्षा, कुछ पौधों को जो ऊंचाई ज़्यादा नहीं है और पत्ते भी गिरे हुए हैं किसी विशेष मौसम में, तो हम पतझड़ वन है तो उन अक्षांशों में देखते हैं मानसूनी वन, यानी कि उसमें मान लेते हैं 10 से लेकर 30 डिग्री तक है जो वो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या जो की जाती है। मानवीय में क्या है, जितनी भी फसलों के प्रकार है भाई, फसलें यदि उसने सहन बिल्कुल लगातार कर रखी हैं, जैसे कि हम देखते हैं अभी अपने आसपास मैदानी भाग में गेहूं बहुत ज़्यादा होती है, चावल बहुत हो जाता है, तो उस प्रकार की आकृति है जो हम वनस्पति से जो पहचान कर सकते हैं भाई यहाँ पर कौन किस प्रकार की वनस्पति है जो पाई जाती है। इसी प्रकार से वनस्पति की जिक्र किया जाए, यदि मैदानी भाग है उसमें वनस्पति अलग प्रकार की होगी, पहाड़ी क्षेत्र है उसमें अलग प्रकार की होगी, पठारी क्षेत्र होगा उसमें वनस्पति अलग प्रकार की होगी, और रेतीला क्षेत्र है जिस प्रकार से अपना राजस्थान है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पर अलग प्रकार की वनस्पति होगी। तो उसे हमें पहचान लेते हैं वायु फोटो में किस प्रकार की वनस्पति है जो पाई जाती है, और ये वायु फोटो वहाँ का पाया जाता है, किस क्षेत्र से संबंधित है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है जो सांस्कृतिक लक्षण भाई। सांस्कृतिक लक्षण में भाई हम क्या करते हैं, मानव जो एक्टिविटीज़ हैं, मानव ने जो क्रियाकलाप जो किए हुए हैं उनकी पहचान करना। मानव के खेत हो गए, मानव के मकान हो गए, मानव द्वारा बनाई गई नहरें हो गई, मानव द्वारा बनाए गए सड़कें हैं, पुल हैं। ठीक है, तो ये मानवीय कुछ लक्षण हैं, मानव के द्वारा बनाए गए हैं, तो उनकी यदि पहचान मिलती है तो हम पता कर सकते हैं। यदि बड़े आकार के कोई मकान या इस टाइप के बनाए तो वो कारखाने या वो हो सकते हैं, और उनका ढांचा यदि अस्थायी सा लगे तो वो अंतर कर सकते हैं। झोपड़ियों का अलग से दिखेगा, स्थायी मकानों का अलग से दिखेगा, नगर और जो गांव हैं उनके जो घरों की जो बनावट है वो भी अलग से दिखेगी। तो उससे हम सांस्कृतिक लक्षणों से पहचान कर लेते हैं भाई ये किस प्रकार का अधिवास माना जाएगा। इसमें सड़क मार्ग, रेल मार्ग, नहरें, ये सारे इसमें आ जाते हैं। इसमें नेक्स्ट एक 10वां कर तो दिया, इसी में आ जाएगा नगरीय लक्षण। नगरीय लक्षण, नगरीय लक्षण में आप लोग क्या देखेंगे, एक नगर के अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। कैसे, नगर की पहचान कैसे करेंगे भाई, उसके अंदर हो सकता है एक बहुत बड़ा स्टेडियम हो और उसमें मैदान बन रहे हो, तो उसकी पहचान होगी। इसी प्रकार से वहाँ पर बहुत बड़ा एक क्या नाम है, उद्योग बसा रखा है, उसकी पहचान हो जाएगी। और औद्योगिक जो नगर हैं उनकी अलग पहचान होती है, और जो धार्मिक नगर है उनकी अलग पहचान होती है, जो छावनी क्षेत्र है उनकी अलग पहचान होती है, या पर्यटन केंद्र हैं वो अलग पहचान हो जाती है, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव है उसकी ऊंची ऊंची बिल्डिंग मिलेगी, उसमें ऑफिस मिलेंगे सारे के सारे। तो उन नगरीय लक्षणों से हम पहचान कर सकते हैं भाई इस प्रकार का ये क्षेत्र है और इस प्रकार का नगर है, तो इस प्रकार का है, तो उससे उसकी
जो समानताएं हैं, जो उससे सिमिलरिटीज है जो उससे मिलती हैं, और वो पता कर सकते हैं भाई ये लक्षण है जो उन क्षेत्र में है जो पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम इसकी वायु फोटो की व्याख्या विधि है जो वो कर सकते हैं। तो इतना ही है, नेक्स्ट आगे। थैंक यू।